नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईसीआर हो, बीएचयू हो, एएफओ हो, आईबीपीएस हो, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज का जो हमारी क्लास रहने वाली है वो यानी कि फल परिरक्षण से हॉर्टिकल्चर के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है फल परिरक्षण, जो कि इससे क्वेश्चन हर एग्जामों में एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें देखेंगे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से फल परिरक्षण सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को रोक देना। दूसरा है सूक्ष्म जीवों के फल और सब्जियों से अलग रखना। तीसरा है विनाशशील घटकों के प्रभाव को कम करना। चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को रोक देना, ये भी फल परिरक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, ये भी उद्देश्य हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों को फल और सब्जियों से अलग कर देना, ये भी एक फल परिरक्षण का ही सिद्धांत माना गया, ये भी सही है। विनाशशील घटकों के प्रभाव को कम कर देना, ये भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको नहीं, इसको आप काट देना। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर देना निम्नलिखित में से फल परिरक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो फल परिरक्षण में हम सूक्ष्म जीवों को गतिविधि को रोक देते हैं और सूक्ष्म जीवों के फल और सब्जियों से अलग करते हैं। ठीक है, उनको मतलब दूर रखते हैं सूक्ष्म जीवों को, और विनाशशील जो घटक होते हैं उनका प्रभाव को भी हम कम कर देते हैं इसके माध्यम से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फल परिरक्षण का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको आप बताइए फल परिरक्षण का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर सदाशिवम नायर को, निकोलस एपर्ट को, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, स्वामीनाथन के पहले हम बारे में डिस्कस कर लेंगे। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लगाएंगे आंसर कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इनसे क्वेश्चन है कि किसान आयोग का गठन किसने किया था, तो किसने किया था, डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, किसान आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और अब इनके बारे में बात करेंगे वर्गीस कुरियन के बारे में। ठीक है, वर्गीस कुरियन जो थे यानी कि इनको सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीस कुरियन। और इनसे संबंधित कुछ बात याद रखेंगे। दुग्ध उत्पादन किसके द्वारा बढ़ाया गया, तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाया गया वर्गीस कुरियन के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने एनडीडीबी की स्थापना भी की थी। ठीक है, एनडीडीबी की स्थापना भी की थी। ठीक है, स्थापना एनडीडीबी का पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, और यह स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो यह आनंद के अंदर की गई थी। ठीक, आनंद है कहाँ, गुजरात के अंदर है। ठीक है, गुजरात के अंदर है। तो ये भी आप याद रखेंगे कब की गई थी इसकी स्थापना, तो सन भी आप याद रखेंगे 1965 में। ठीक है, 1965 में। अब चलिए बात कर लेते हैं जो निकोलस एपर्ट हैं, इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इनको फल परिरक्षण का जनक कहा जाता है। ठीक है, फल परिरक्षण का जनक कहा जाता है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे डिब्बाबंदी का जनक कहा जाता है। ठीक है, डिब्बाबंदी का जनक कहा जाता है। तीसरी चीज आप याद रखेंगे इनको कैनिंग का भी जनक कहा जाता है, यानी कि कैनिंग का पिता भी कहा जाता है। डिब्बाबंदी का ही दूसरा नाम होता है कैनिंग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोलस एपर्ट। इनको फल परिरक्षण का जनक कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। ठीक है, यहाँ पर प्रयोगशाला पूछ रहा है, ना कि कारखाना। ठीक है, कारखाना अगर पूछेगा तो उसका आंसर और हो जाएगा। ठीक है, कारखाना, तो कारखाना नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रयोगशाला पूछ रहा है। तो इसका आंसर दीजिए, मुंबई में है, मैसूर में है, लुधियाना में है या दिल्ली में है। तो बात कर लेते हैं 1920 में, 1920 के अंदर फल परिरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हुई। प्रयोगशाला की स्थापना हुई। ये आप याद रखेंगे। फल परिरक्षण की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। कहाँ पर हुई? तो ये हुई मुंबई के अंदर। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम पूछें कि कारखाना की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखेंगे 1935 में फल परिरक्षण कारखाना की स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? तो ये भी मुंबई में हुई। ठीक है, मुंबई में हुई। फल परिरक्षण की कारखाना की स्थापना भी ये भी मुंबई में हुई। कब? 1935 में। और 1920 में फल परिरक्षण कारखाना की स्थापना हुई। ये प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1920 में। ये भी मुंबई में हुई, यानी कि महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अब देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ और। मैसूर कर्नाटक के अंदर क्या है? तो मैसूर कर्नाटक के अंदर आप याद रखेंगे यहाँ पर CFTRI है। ठीक है, CFTRI। ठीक है, कहाँ पर है? CFTRI। ये बताइए आप लोग कहाँ पर स्थित है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो CFTRI का मतलब होता है, सी से सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? ये मैसूर कर्नाटक के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, ये शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार फल परिरक्षण किया जाता है, क्या है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि CFTRI की स्थापना मैसूर कर्नाटक में हुई 1950 में। एक फल परिरक्षण लुधियाना के अंदर भी स्थित है। ठीक है, उसका क्या नाम है? CIPHET। ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्ट बोला जाता है इसको। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कहाँ पर है? लुधियाना के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना लिख लेंगे 3 अक्टूबर 1989 को हुई थी। ठीक है, 1989 को हुई थी इसकी स्थापना लुधियाना में। ठीक है, CIPHET। ये आप याद रखें, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था मुंबई, यानी कि ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर KL चड्ढा, निकोलस एपर्ट या सदाशिवम नायर या हरीशचंद्र शर्मा या C और D दोनों सही है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे डॉक्टर KL चड्ढा। ये क्या चीज़ है? डॉक्टर KL चड्ढा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे इन्हें आधुनिक बागवानी का जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक बागवानी का जनक कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, बागवानी का जनक किसे कहा जाता है? ये डॉक्टर KL चड्ढा को कहा जाता है। और KL चड्ढा से यानी कि सुनहरी क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सुनहरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो KL चड्ढा को कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनहरी क्रांति का जनक डॉक्टर KL चड्ढा। यानी सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति संबंधित है फलोत्पादन से। ठीक है, ये भी एग्जामों में आता है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है?
तो सुनहरी क्रांति फलोत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर ये आप याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है यानी कि फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी जो बुक है ये कौन से लेखक हैं इसके, तो इसके लेखक जो हैं यानी कि सदाशिवम नायर है और हरीशचंद्र शर्मा है। दोनों ये लेखक माने जाते हैं, यानी कि हमारा ई ऑप्शन जो है यानी कि सी और डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरीशचंद्र शर्मा और डॉक्टर सदाशिवम नायर इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, इसका पूरा नाम क्या होता है? शॉर्ट में CFTRI। ठीक है, पीछे हम चर्चा कर चुके हैं CFTRI। तो इसका बताइए आंसर क्या हो सकता है? वर्ष 1989 लुधियाना, वर्ष 1959 जोधपुर, या वर्ष 1950 मैसूर, या वर्ष 2000 अजमेर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वर्ष 1950, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ष 1989 लुधियाना के अंदर क्या है, पीछे कर चुके हैं इसकी भी चर्चा, CIPHET। ठीक है, स्विफ्ट, तो ये कहाँ पर है? ये लुधियाना में है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है अजमेर के अंदर क्या है, तो अजमेर के अंदर आपको मालूम ही है NRCSS। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस। ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है। कब इसकी स्थापना हुई थी? ये वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों यदि आपको एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है, यह आपका जो परिवार है सरकारी नौकरी की तरफ जरूर लेके जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत में फल और सब्जियों का लगभग कितना प्रतिशत भाग परिरक्षण के अभाव में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यानी कि हमारे देश में बहुत कम ही हम लोग परिरक्षण कर पाते हैं। अधिकतर हमारे फल और सब्जियां क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, यानी कि उसका प्रिजर्वेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है। ठीक है, बहुत कम ही बना पाए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 10 से 15%, 2 से 4%, 25 से लेकर 30% और 50 से लेकर 55%। तो बात करें पूरे भारत के अंदर फल परिरक्षण कितना कर पाते हैं, तो फलों का जो परिरक्षण करते हैं, परिरक्षण कितना करते हैं, कितना परसेंट हम करते हैं? सिर्फ 4% ही कर पाते हैं। ठीक है, फलों की बात करें, पूरे फलों के अंदर 4% ही हम परिरक्षण कर पाते हैं। और यही सब्जियों की बात कर लेते हैं, सब्जियों के अंदर कितना प्रतिशत हम परिरक्षण करते हैं, तो सब्जियों के अंदर हम 2% ही परिरक्षण कर पाते हैं। अब देखिए कितना कम हम परिरक्षण करते हैं, बाकी जितनी भी सब्जियां और फल होते हैं ऐसे ही खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कितने प्रतिशत हमारे नष्ट हो जाते हैं, तो 25 से 30%। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 से 30% ऐसे फल और सब्जियां हैं जो बिना किसी यूज के ही वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है एग्जामों में कि भारत में कितने प्रतिशत ही परिरक्षण हो पाता है फलों और सब्जियों का। ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं, तो फलों और सब्जियों का कितने प्रतिशत ही भारत में परिरक्षण हो पाता है, तो 2 से लेके 4% ही भारत के अंदर परिरक्षण हो पाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। ठीक है, यहाँ पर प्रबंधन संस्थान, ये संस्थान रहेगा जिसको नेफ्टेम कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? लुधियाना पंजाब के अंदर, मैसूर कर्नाटक के अंदर, कुंडली हरियाणा के अंदर, या जयपुर राजस्थान के अंदर। इन चारों में से बताइए कि नेफ्टेम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि बार बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन कुंडली हरियाणा के अंदर कह सकते हैं। कुंडली कहाँ पर है? सोनीपत। ठीक है, सोनीपत के अंदर है, तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरुआत कब की गई? इसको क्या बोलते हैं? NFPM, ठीक है, नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन इसको कहा जाता है, नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन, जिसको कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरुआत कब की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे वर्ष 2012 से 13, वर्ष 2008 से 2009, वर्ष 2004, 2005, वर्ष 2010, 11। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी कि परिरक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, उद्देश्य भी आप लिख लेंगे, परिरक्षण को बढ़ावा देना, किसका उद्देश्य है? NFPM, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का मुख्य उद्देश्य होता है परिरक्षण को बढ़ावा देना। ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। अब देखिए बात आई है यहाँ पर कि किस सन में स्टार्ट हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2012 से 13। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 2008 और 9 में। ठीक है, यहाँ बात करेंगे दिसंबर 2008 में क्या शुरू किया गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि MFP आने वाले एग्जामों में आ सकता है, जिसको कहते हैं मेगा फूड स्कीम। ठीक है, क्या कहते हैं? मेगा फूड स्कीम। ठीक है, स्कीम, मेगा फूड स्कीम की शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2008 में शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, अगर हम पूछें भारत में फर्स्ट मेगा फूड स्कीम कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। भारत में फर्स्ट मेगा स्कीम फूड जो इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये आप बताएंगे इसका आंसर, यानी कि फर्स्ट जो शुरुआत की गई थी कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, गुजरात राज्य द्वारा शुरू किया गया था फर्स्ट MFP। ठीक है, मेगा फूड स्कीम, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012-2013। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फल परिरक्षण की किस विधि में फल और सब्जियों को अधिक समय तक परिरक्षित करने हेतु लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फल परिरक्षण जब करते हैं, यानी कि जब कोई भी ऐसी क्रिया करते हैं जिसको चाहे पाश्चुरीकरण हो, निर्जमीकरण हो, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं और हानिकारक जीव होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है। तो कौन सी विधि द्वारा करते हैं? पाश्चुरीकरण या निर्जमीकरण या गहन शीतन या सुखाना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाश्चुरीकरण कितने टेम्परेचर पर करते हैं? यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है, से कम, से क्या होता है? ये कम है। ठीक है, कम तापमान पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण किया जाता है। अब देखिए यहाँ निर्जमीकरण कितने पर किया जाता है? इसको स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक, ठीक है, तापमान से अधिक क्या करेंगे? उसको निर्जमीकरण किया जाता है। ठीक है, 100 सेंटीग्रेड तापमान पे अधिक जो किया जाता है वो निर्जमीकरण किया जाता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्जमीकरण में क्या होता है? लाभदायक और हानिकारक जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ये दोनों के दोनों नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुखाना क्या होता है? सुखाना यानी कि जब कोई चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, उनको 10% से कम नमी पर, 10% से कम नमी पर उसको सुखाकर उसको हम रख सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब उसको हम, चाहे वेजिटेबल्स हो उसको सब्जी के रूप में बनाते हैं, चाहे फल है उसको भी सुखाकर हम रख सकते हैं। ठीक है, ये क्रिया कहाँ पर की जाती है? ये प्रक्रिया राजस्थान के अंदर की जाती है। ठीक है, राजस्थान के अंदर की जाती है, यानी कि राजस्थान कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर करेंगे। कौन कौन से फल आते हैं जिसको सुखाया जाता है? यानी कि सुखाना, कैर का फल होता है, एक सांगरी होती है जिसकी सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, सांगरी हो गया, केर हो गया और काचरी हो गया। ठीक है, काचरी, इन सब का क्या करते हैं? यानी कि सुखा लिया जाता है 10% से कम नमी को नष्ट करके इसको हम रख कर
जब इसको ज़रूरत पड़ती है, जिस समय हमें ये उपलब्ध नहीं रहते हैं, उस समय हम इसकी सब्जी और फल के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से फल और सब्जियों को परिरक्षण करने की स्थायी विधि नहीं है। ठीक है, विधियां दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी विधि और स्थायी विधि। ठीक है, दो प्रकार की होती है। तो इसमें पूछा है स्थायी विधि नहीं है, तो देखते हैं जीवाणु विहीनीकरण, फ्रीजिंग, सुखाना या निर्जमीकरण। तो आप लोग जानते ही हैं कि फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है, 2 या 3 या 4 5 दिन तक ही मतलब इसको हम रख सकते हैं। ये एक प्रकार की अस्थायी विधि है। ठीक है, फ्रीजिंग क्या है, अस्थायी विधि है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फल और सब्जियों को परासरण विधि द्वारा परिरक्षित करने वाली विधि नहीं है। ठीक है, आपको बताना फल और सब्जियों को परासरण विधि द्वारा परिरक्षित करने वाली विधि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये आप याद रखेंगे। चीनी द्वारा, नमक द्वारा, सिरका द्वारा या KMS, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड बोला जाता है। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ का परिरक्षण करते हैं तो उसके अंदर हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ये परासरण विधि द्वारा परिरक्षित करने की विधि नहीं है। क्या, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, यानी कि डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चीनी का भी प्रयोग करते हैं, नमक का भी प्रयोग करते हैं अचार वगैरह में। ठीक है, और मुरब्बा बनाते हैं उसमें चीनी का प्रयोग करते हैं, सिरका हो गया, इन तीनों का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें KMS का नहीं होता है, यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है, रासायनिक पदार्थ है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फलों को परिरक्षित रखने हेतु चीनी की सांद्रता रखी जाती है। ठीक है, कोई भी फल है, हम उसको अगर सुरक्षित रख रहे हैं, जैसे मुरब्बा है, तो चीनी की मात्रा कितनी परसेंटेज उसमें रखी जाती है, 15 से 20%, 65 से 70%, 80 से 85% या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ईमानदारी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने यार, दोस्त, मित्र सबके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 65 से 70%। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 से 70% किसमें यूज किया जाता है, जैम बनाने में यूज किया जाता है, जेली बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, कैंडी इसी से बनाया जाता है। ठीक है, कैंडी बनाने में भी चीनी का प्रयोग होता है, और मार्मलेड, ठीक है, मार्मलेड में भी इसका प्रयोग होता है, और मुरब्बा में भी इसका यूज होता है। ये सब चीज़ें किसे 65 से 70% चीनी वाली सांद्रता में बनाया जाता है। ठीक है, अगर बात कर ले नमक पूछे तो नमक का प्रयोग 15 से 20% करते हैं। ठीक है, नमक का प्रयोग किस में करते हैं, 15 से 20% करते हैं। क्या बनाने में, अचार बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अचार बनाने में अगर नमक का पूछ ले तो 15 से 20%। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है परिरक्षण में सिरका की मात्रा रखी जाती है। ठीक है, परिरक्षण में सिरका की मात्रा कितनी रखी जाती है, 2 से 3%, 15 से 20%, 5 से 7% या 18 से 25%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका का मतलब होता है यानी कि एस्टिक अम्ल। ठीक है, क्या मतलब होता है, एस्टिक अम्ल। ठीक है, एस्टिक अम्ल, ये आप याद रखेंगे। सिरका जो होता है किससे किससे सुरक्षा करेगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। सिरका जो होता है खमीर से सुरक्षा करेगा, कवक से सुरक्षा करेगा। ठीक है, कवक से क्या करता है, सुरक्षा करता है। इन सब चीज़ों से सिरका जो होता है, खमीर, कवक और इन सब चीज़ों से सुरक्षा करेगा। तो कितनी परसेंटेज रखी जाती है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 से 3%। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के पास एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार को, यानी कि इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है रंगहीन। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, रंगहीन। ये आप याद रखेंगे। हल्के रंगों वाले फलों के उत्पादकों को प्रायः
किस रसायन द्वारा परिरक्षित किया जाता है। ठीक है, दो प्रकार के फलों को हम परिरक्षित करते हैं, एक रंगहीन होते हैं, एक रंगीन फलों का परिरक्षण अलग अलग रसायनों द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन कह रहा है सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सिरका या नमक। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है रंगहीन फलों के लिए बनाया गया है, उसमें परिरक्षण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सोडियम बेंजोएट जो आया है ये रंगीन ठीक है, रंगीन फलों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर रंगहीन पूछा है तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना लेकर आते हैं आप लोगों के बीच। तो एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को, जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं सब वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर के सभी इसी वीडियो से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तब तक कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।